एपिसोड की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक लड़का डर के मारे जान बचाकर भाग रहा होता है, जैसे उसके पीछे कोई उसे मारने के लिए पड़ा हो। वो लगातार भागता रहता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और वो उठ नहीं पाता। जब वो दर्द में अपना सिर उठाकर सामने देखता है, तो उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वही लोग जिनसे वो डर कर भाग रहा था। वो लड़का घबराई हुई आवाज में कहता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि मैं शुरू से ही तुम्हारे हाथों पर नाच रहा था? उनमें से एक आदमी शांत लेकिन ताने भरे अंदाज में कहता है कि तुम्हें भागने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तभी तो यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। वेल डन प्रिंस चन। वहीं दूसरा आदमी ऊबते हुए कहता है कि यहाँ इतने समय तक इंतजार करते करते उसे तो नींद आने लगी है। ये सब देखकर प्रिंस ये उन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर वो अब क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो यहाँ से भाग सके। फिर वो हिम्मत जुटाकर उन लोगों से पूछता है कि आखिर क्यों तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो अकेडमी में खुद को एनरोल भी नहीं करवा रहा, फिर भी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? उसकी बात सुनकर उनमें से एक आदमी ठंडी आवाज में जवाब देता है कि चाहे तुम अकेडमी ज्वाइन करो या ना करो, और चाहे तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की कोई स्किल हो या ना हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे कहता है कि जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का अधिकार है, उनके पास बस यही एक रास्ता है और तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर पिजन ब्लड है, यानी गरीब का खून, और क्योंकि तुम्हारा खून का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। प्रिंस चोन योवोन पिजन ब्लड सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मां का अपमान करने की। वो अपने मन में तय कर लेता है कि वे उसे किसी भी हालत में मार नहीं सकते, और अगर वो मरने ही वाला है तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। ये देखकर उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि क्या उसने वॉरियर जंग से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है? नहीं, देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसके व्यवहार से ये जरूर लग रहा है कि वो अपने ब्लड लाइन को साबित करने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी ट्रेनिंग और स्किल के भी वो आखिर तक हार नहीं मान रहा, और सच कहें तो उसे मारने में काफी मजा आएगा। फिर वो जोर से आदेश देता है कि सभी लोग एक साथ उस पर हमला करें, और सभी लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। प्रिंस योवुन पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ से डैगर भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वही आदमी ताने के साथ कहता है कि क्या उसका ये छोटा सा विरोध यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन तभी प्रिंस योवुन अचानक अपने पीछे छुपाया हुआ दूसरा डैगर निकाल लेता है, और जैसे ही एक आदमी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, वो उससे पहले ही वार कर देता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक बच्चा जिसे मार्शल आर्ट्स की कोई जानकारी नहीं, उसने उनके एक मेंबर को कैसे मार दिया। कुछ लोग शक करते हैं कि क्या उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि वे अपना गार्ड नीचे कर दें, और वो सोचते हैं कि इतनी मुश्किल स्थिति में भी उसने एक चाल के साथ हमला कर दिया, और अगर उसने सच में मार्शल आर्ट्स मास्टर कर ली होती तो क्या होता। तभी अचानक कुछ बिजली की रफ्तार से आता है और सीधे उस आदमी से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे जम जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या है। तभी उनकी नज़र अपने पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या था, ये लड़का कौन है और उसने इस तरह के अजीब कपड़े कैसे पहने हैं। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। फिर बिना देर किए वे सभी एक साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़का इतनी तेजी से मूव करता है कि पलक झपकते ही उनकी नज़रों से गायब हो जाता है। वो उनके सामने से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो वहाँ था ही नहीं। ये देखकर वे और भी ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास होता है कि ये कुछ और है, क्योंकि ये सिर्फ तेज मूवमेंट नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो गया हो। तभी अचानक वो लड़का उन सभी पर बिजली की रफ्तार से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लाइट स्पीड जैसा मूव क्या है, क्या ये किसी हाई लेवल मास्टर की पावर हो सकती है। लेकिन फिर वे खुद से कहते हैं कि अगर इतना बड़ा मास्टर होता तो वो इस लड़के को क्यों बचाता। वैसे भी ये लड़का पहले ही बुरी तरह घायल है और इतना खून बह चुका है कि वो ज़्यादा देर नहीं बच पाएगा, इसलिए उसे छोड़ देना ही ठीक है। और उनका मिशन भी वैसे ही पूरा हो चुका है। वे जल्दी से वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें भागने नहीं देता और एक एक करके उन पर तेज़ी से हमला करता है। ये सब देखकर प्रिंस चोन योवुन अंदर ही अंदर खुश होता है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है और वो बेहोश होने लगता है। उसी दौरान वो लड़का उसे देखते हुए कहता है कि लगता है हमारे एंसेस्टर अच्छे मूड में हैं। और ये सुनकर प्रिंस चोन योवुन अपने अंतिम क्षणों में सोचता है कि एंसेस्टर आखिर कौन है और वो ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है। उसे सब धुंधला सा दिखाई देने लगता है और वो सोचता है कि क्या वो सच में मरने वाला है। तभी वो लड़का अपने आप से कहता है कि क्या उसे पहले ही ढूंढ लिया गया है। लगता है अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची। वो कहता है कि वो यहाँ जल्दी इसलिए आया था ताकि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा सके, लेकिन अब प्लान बदलना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है।
फिर वो जल्दी से प्रिंस जॉन योवून के गले में एक इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन काम ज़रूरी है। काम पूरा होने के बाद वो उसे आखिरी बार देखता है और कहता है कि कृपया सुनिश्चित करना कि तुम सफल हो जाओ ताकि तुम्हारे वंशजों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। ये नैनो मशीन का लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना आसान होगा। गुड लक एंड सिस्टर, इसे अच्छे से सीखना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो लड़का भविष्य से आया था और प्रिंस जॉन योवून का कोई वंशज था जो उसकी मदद करने आया था। प्रिंस जॉन योवन सोच रहा था कि ये अजीब सा लड़का कौन था और वो ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा था। तभी अचानक उसके अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आवाज़ आती है जो एक सीरियल नंबर बताती है और ये भी कहती है कि ये 7th जनरेशन नैनो मशीन है और इसकी एक्टिवेशन प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। अपने ही दिमाग के अंदर किसी अनजान आवाज़ को सुनकर प्रिंस जॉन योवन पूरी तरह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसी बीच एक बैकग्राउंड जानकारी सामने आती है कि बहुत समय पहले मोरिम के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था ताकि वे खुद को और अपने परिवार को दुश्मनों से बचा सकें। लेकिन समय के साथ लोगों ने इन मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के बजाय दुश्मनों को हराने और मारने के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स और भी विकसित होकर बेहद जटिल और शक्तिशाली तकनीकों में बदल गए, जहां ब्रीदिंग टेक्निक्स को इंटरनल एनर्जी के रूप में समझा जाने लगा। लोग अपनी इन तकनीकों को आने वाली पीढ़ियों को सिखाते रहे ताकि ये कला आगे बढ़ती रहे, और जो लोग इन मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर लेते थे उन्हें आम लोगों से कई ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था और उन्हें मुरिम पीपल कहा जाता था। जो फाइटर्स मुरिम के रास्ते पर चलना चाहते थे उन्होंने अलग अलग क्लान बनाना शुरू किया और समय के साथ ये क्लान 2 हिस्सों में बट गए, एक फोर्सेस ऑफ जस्टिस और दूसरा फोर्सेस ऑफ ईविल। लेकिन इनके बीच एक तीसरा ग्रुप भी उभरा जिसका ना तो भलाई से कोई लेना देना था और ना ही बुराई से। उन्हें सिर्फ ताकत चाहिए थी और इसी कारण उन्हें पूरी दुनिया डिमोनिक कल्ट के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद हमें प्रिंस जॉन योवुन दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आया होता है। वो दर्द से उठने की कोशिश करता है और अपने शरीर को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पेट बुरी तरह घायल हुआ है। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, उसके शरीर पर ये काले निशान क्यों बन गए हैं और उसमें से इतनी अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है और कहती है, क्या आप जाग गए मास्टर? ये सुनकर प्रिंस जॉन योवुन डर जाता है और इधर उधर देखकर पूछता है कि कौन है, कौन बोल रहा है, क्योंकि आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद ये टेलीपैथी है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी थी, बस वो अलग तरीके से थी। अब उसे साफ लग रहा होता है कि ये आवाज़ उसके दिमाग के अंदर से आ रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आवाज़ जवाब देती है कि वो सही कह रहा है। प्रिंस जॉन योवुन फिर से पूछता है कि आखिर वो कौन है। इस पर आवाज़ बताती है कि उसका काम मास्टर के ब्रेन को सपोर्ट देना है और वो स्काई कॉरपोरेशन की 7th जनरेशन नैनो चिप है, इसलिए उसे नैनो कहा जाता है। ये सुनकर प्रिंस जॉन योवुन और ज़्यादा उलझ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है, वो कौन है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। नैनो फिर दोबारा बताता है कि वो 7th जनरेशन नैनो चिप मशीन है। प्रिंस जॉन योवुन नैनो मशीन सुनकर घबरा जाता है और गलत फहमी में कहता है कि क्या वो किसी ईविल गॉड की बात कर रहा है, क्योंकि उसने मशीन को मशीन जैसा समझ लिया होता है, जिसका मतलब उसके हिसाब से ईविल गॉड होता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये वही ईविल गॉड है जिसकी पूजा डेमोनिक कल्ट करता है और घबराकर पूछता है कि क्या तुम सच में ईविल गॉड हो। फिर हमें वॉरियर जंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर बाय को लेकर प्रिंस जॉन योवुन का ट्रीटमेंट देखने आया होता है। डॉक्टर बाय स्थिति देखकर पूछते हैं कि क्या ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट था। इस पर जंग जवाब देता है कि हाँ, आजकल ऐसे हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर बाय कहते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि प्रिंस जॉन योवुन वहाँ से बचकर वापस आ गया। जंग कहता है कि उसे लगता है किसी ने उसकी मदद की है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर किसने मदद की होगी। डॉक्टर बाय पूछते हैं कि क्या वो घटनास्थल के निशानों से कुछ अंदाज़ा लगा सकता है। इस पर जंग बताता है कि उसने जो कल देखा वो बहुत डरावना था, क्योंकि ज़मीन पर लोगों के शरीर के निचले हिस्से पड़े हुए थे लेकिन ऊपरी हिस्से गायब थे, और ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स थे। उन सब में सिर्फ एक व्यक्ति का पूरा शरीर मौजूद था जिसके सिर में एक डैगर घुसा हुआ था, और वही डैगर उसने पहले प्रिंस जॉन योवुन को दिया था। तभी जंग को अचानक पास से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि वहीं पास में प्रिंस जॉन योवुन खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए हैं। वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। डॉक्टर बाय हैरानी से पूछते हैं कि क्या उनके शरीर पर कोई घाव नहीं थे। इस पर जंग जवाब देता है कि हाँ, उनकी सांस बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो सो रहे हों। उनके कपड़े खून से खराब और फटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं था। ये सुनकर डॉक्टर बाय सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनकी मदद कौन कर सकता है, क्योंकि कल्ट लीडर खुद इसमें शामिल नहीं होगा। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है।
लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है और जल्दी से प्रिंस चोन योवन को उसके कमरे में ले चलने के लिए कहते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो आगे क्या होता है ये बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। देखो, गलती से भी लाइक और सब्सक्राइब मत कर देना। ऐसा हुआ तो मुझे फालतू में खुशी होगी, और सच कहूं तो मुझे खुश होना पसंद नहीं। मैं दुखी ही ठीक हूं।